हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 5। ठीक है, चल नाउ टिल लेक्चर नंबर 4 वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग आयोनिक कंपाउंड्स एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड तो मैंने पूरा खत्म कर दिया था। कोवेलेंट कंपाउंड वी हैव स्टार्टेड। ठीक है, पहला थियरी चल रहा है अपना लुईस थियरी। लुईस थियरी में मैंने आपको काफी कुछ बातें बता दी कि हाउ टू ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर्स, न्यूट्रल वाले भी और चार्ज वाले भी। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप बात करेंगे तो मैंने आपको लुईस के कुछ एक्सेप्शंस भी बताए, बराबर। हाइपोवैलेंट कंपाउंड, हाइपरवैलेंट कंपाउंड एंड ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीशीज। हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स आर दोज व्हिच कंटेन लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइपरवैलेंट कंपाउंड आर दोज व्हिच कंटेन मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, बराबर। हाइपो यानी लेस देन 8, हाइपर यानी मोर देन 8, ऑड यानी इट कंटेन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होते हैं ना, वो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हैव टेंडेंसी टू गेट डाइमराइज। डाइमराइज का मतलब हुआ डाई इट मींस टू एंड मर इट मींस पार्ट। तो जैसे NO2 है, N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, बराबर। दिस इज डबल बॉन्ड, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज आल्सो नोन एज डेटिव बॉन्ड, इट इज आल्सो नोन एज सेमी आयोनिक बॉन्ड, सेमी कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसे भी बोल सकते हैं। ये एक NO2 का स्पीशीज हो गया, ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग। दिस इज अनदर स्पीशीज ऑफ NO2, ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग। दिस डॉट एंड डॉट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सिंगल बॉन्ड, बराबर। तो जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है ना, उनके पास टेंडेंसी होती है कि वो डाइमराइज भी हो सकते हैं, बराबर। दे कैन फॉर्म डाइमर ऑल्सो, रिमेंबर दिस। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंड नाउ वी विल कंटिन्यू विथ लुईस का कॉन्सेप्ट। थोड़ी बहुत और बातें हैं लुईस में जो हमें पढ़नी है, बराबर। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्मल चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्मल चार्ज। सो व्हाट इज फॉर्मल चार्ज? What is formal charge? It is an imaginary charge, you can say. It is an imaginary charge assigned to atom. It is an imaginary charge assigned to atom, or it is an imaginary charge on atom assigned to draw Lewis structure. ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं कि it is defined as difference between number of it is defined as difference between number of valence electron present in free state. It is defined as difference between number of valence electron present in free state and the number of electron and the number of valence electron, you can say, present in Lewis structure. बराबर। सिंपल से वर्ड में समझाओ तो मान लो एक एलिमेंट है ऑक्सीजन, बराबर, विच पजेस 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बराबर। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम इन लुईस स्ट्रक्चर, ऐसे बोल सकते हैं। ऑक्सीजन के पास मान लो इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर मैं काउंट करूं तो नंबर होता है 6। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है, बराबर, मान लो। लेकिन जब ऑक्सीजन कंबाइंड हो रहा है तो ऑक्सीजन एटम पे लुईस स्ट्रक्चर में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, बराबर। जनरली यहाँ पे कितना है? 6। लुईस के स्ट्रक्चर में कितना है? 7। तो दोनों का डिफरेंस 6 - 7, फॉर्मल चार्ज क्या होगा? -1। ऐसे सोचना है। क्लियर हुआ बात आपको? ठीक है, आई विल गिव यू फॉर्मूला ऑल्सो। डेफिनेशन आप दोनों में से कोई भी यूज करो। पहला डेफिनेशन मैंने क्या बोला? इट इज एन इमेजिनरी चार्ज ऑन एटम असाइन टू ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए एक इमेजिनरी चार्ज हम एटम के ऊपर डालते हैं, उसको हम फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। या फिर दूसरा डेफिनेशन क्या बोल सकते हो कि इट इज अ डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन
प्रेजेंट इन फ्री स्टेट, बराबर, एंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम इन लुईस स्ट्रक्चर, ठीक है, एटम वर्ड यूज कर लेंगे वहां पे, इन लुईस स्ट्रक्चर. फॉर्मूला टू कैलकुलेट, फॉर्मूला यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज. फॉर्मल चार्ज में कैलकुलेट करूंगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एटम का नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, कितने वो बॉन्ड बना रहा है, बराबर, माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर मल्टीप्लाई बाय 2. दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज. ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास टू कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज. ठीक है, तो देखते हैं फॉर्मल चार्ज एक एग्जांपल के थ्रू. जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1, ओजोन मॉलिक्यूल. Ozone molecule, formula given for ozone molecule is O3. If I draw Lewis structure of ozone molecule, तो Lewis structure ऐसे आता है, O डबल बॉन्ड O, O सिंगल बॉन्ड O, बराबर. हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए. ठीक है, ऑक्सीजन के केस में यहाँ पे तो मैं देखूंगा कि दिस इज 1 2, ये ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, बराबर. मैं मार्क करता हूं इसको ऑक्सीजन नंबर 1, मैं इसे मार्क कर रहा हूं ऑक्सीजन नंबर 2, मैं इसे मार्क कर रहा हूं ऑक्सीजन नंबर 3. ठीक है, अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन एटम, फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन एटम. चलो स्टार्ट करते हैं. फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन एटम, क्या क्या देखना है मुझे फॉर्मल चार्ज के लिए, उसका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीजन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 16. ठीक है, याद ना हो तो मैं वापस एक बार बता देता हूं. ग्रुप नंबर 1 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप नंबर 2 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप नंबर 13 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 14 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 15 5 16 6 17 7 18 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. यू रियलाइज दिस. तो ऑक्सीजन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 16, ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 16 को बिलोंग करता है. तो फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन एटम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर. ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2, तो 6 माइनस 2, माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर, माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर. ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर है यहाँ पे, व्हाट डू यू मीन बाय लोन पेयर, अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर 2 पेयर, बराबर. दैट 2 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2, माइनस 2 2 into 2, this 2 into 2 is 4, बराबर. माइनस 4 माइनस 2 become माइनस 6, 6 माइनस 6 it becomes 0. तो ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन एटम देयर इज नो चार्ज, वो न्यूट्रल है, नो चार्ज. मतलब उसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है और उस एटम ने जब बॉन्ड बना लिया उसके बाद भी उसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 6 है, कोई चेंज नहीं आ रहा है. ठीक है, आप जब खाली वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे ना आप, बराबर, जब खाली वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो आप 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट करोगे. दूसरे एटम का मत काउंट करना, बॉन्डिंग के दूसरे एटम का, नहीं तो आपको लगेगा कि सर ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया. बॉन्डिंग के लिए मैं 8 काउंट करता हूं, बट जब मैं वैलेंस बोल रहा हूं ना, वैलेंस, वैलेंस मतलब अपना ही इलेक्ट्रॉन, खुद का. मैं इसको आपको ऐसे भी समझा सकता था डेफिनेशन के थ्रू, विदाउट फॉर्मूला. मैं बोलता था नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में कितना होता है, 6, बराबर. ऑक्सीजन के पास अभी वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 माइनस 6, आंसर क्या आ गया, 0. नया फॉर्मूला बन गया, नया शॉर्टकट बन गया. ठीक है, वैसे भी आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कुछ यूज नहीं है मुझे इसका. फॉर्मल चार्ज ऑन सेकेंड ऑक्सीजन एटम, फॉर्मल चार्ज ऑन सेकेंड ऑक्सीजन एटम. अगेन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर फॉर्म बाय दैट एटम 1 2 3, 3 बॉन्ड पेयर बना रहा है वो, माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 1 into 2 क्या हो गया, 2, माइनस 3 माइनस 2 क्या हो गया, माइनस 5, 6 माइनस 5 क्या हो गया, 1, प्लस 1 और माइनस 1 प्लस 1, बराबर. तो फॉर्मल चार्ज ऑन सेकेंड ऑक्सीजन एटम क्या आ जाएगा, प्लस 1. ये ओवरऑल क्या आया था स्टूडेंट्स, 0. ये ओवरऑल क्या आ गया, प्लस 1 आ गया. बात समझ में आया आपको. ठीक है, फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड ऑक्सीजन एटम देखते हैं. फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड ऑक्सीजन एटम,
थर्ड ऑक्सीजन एटम पे अगर मैं देखूं 1 2 जनरली 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो लिखना ही है मुझे. टेल मी द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर फॉर्म. बॉन्ड पेयर फॉर्म इज 1. हाउ मेनी लोन पेयर? 1 2 3 बराबर मल्टीप्लाई बाय 2. 3 into 2 6 minus 6 minus 1 minus 7. 6 minus 7 become minus 1. तो ये हो गया -1 का चार्ज. मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कैसे, डेफिनेशन से कैसे समझा सकता हूं? देखो सेकेंड ऑक्सीजन एटम कौन है? सेकेंड ऑक्सीजन एटम ठीक है. नाउ टेल मी द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. 6 होता है. अब यहाँ पे उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो चेक कर लो जरा. 1 2 3 4 5. तो मैं उसको क्या लिखूंगा? 6 minus 5. 6 minus 5 क्या आ गया? +1 आ गया. तो दैट +1 इज द चार्ज, फॉर्मल चार्ज. थर्ड ऑक्सीजन पे देखो, थर्ड ऑक्सीजन एटम हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6 ठीक है. 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट विद थर्ड ऑक्सीजन एटम 1 2 3 4 5 6 7. तो व्हाट आई विल राइट? 6 minus 7. 6 minus 7 क्या हो गया? -1. आप डेफिनेशन यूज करके सॉल्व करो या फिर शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करो. वो इन बोथ द केसेस यू विल गेट सेम आंसर. ठीक है. तो नाउ अब लुईस स्ट्रक्चर में मैं क्या करूंगा? फॉर्मल चार्ज असाइन करूंगा इन दिस वे. दिस इज ऑक्सीजन, सेकेंड ऑक्सीजन एटम. दिस इज फर्स्ट ऑक्सीजन एटम. दिस इज थर्ड ऑक्सीजन एटम. 1 2 3 4 माइनस का चार्ज बराबर 1 2, ये प्लस का चार्ज और ये न्यूट्रल. इज दिस क्लियर? अगर आप बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल चार्ज, कुछ अगर ऐसे बातें करेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि जो नेगेटिव चार्ज है, दैट नेगेटिव चार्ज इज गिवन टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. दैट नेगेटिव चार्ज इज गिवन टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. ठीक है. हाँ, ऑप्शन नहीं है तो अलग बात है. अदरवाइज अगर मेरे पास ऑप्शन है ना, तो नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज गिवन टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज इज गिवन टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम. अपार्ट फ्रॉम दैट, मॉलिक्यूल पे जितना कम चार्ज होगा उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा. मॉलिक्यूल पे जितना कम चार्ज होगा उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा. थर्ड पॉइंट, इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, जैसे ओजोन इज ओवरऑल न्यूट्रल. मैं इसको दैट इज करके लिख देता हूं. ये आपने सिर्फ लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, ये मैंने लुईस स्ट्रक्चर विद फॉर्मल चार्ज बताया बराबर. लेटर ऑन ये जो प्लस माइनस फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट है ना, ये हटा दिया गया और वहां पे डायरेक्टली हम लोग ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड यूज कर लिया. मतलब फॉर्मल चार्ज के टाइम पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में नहीं पता था, मैंने आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड पहले बता दिया है. तो मैंने इंस्टेड ऑफ ये प्लस माइनस ना, डायरेक्टली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड. प्लस माइनस हटा के कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिख दिया. आपको कहीं भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखता है ना, अगर ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बी, तो यू कैन रिमूव दैट कोऑर्डिनेट बॉन्ड और वहां पे आप क्या पुट कर सकते हो? ए के ऊपर प्लस का चार्ज, बी के ऊपर का माइनस का चार्ज. बिकॉज दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एरो क्लियरली इंडिकेट्स ए इज डोनर एंड बी इज एन एक्सेप्टर. ए इज डोनर, बी इज एन एक्सेप्टर. ठीक है. तो आप उसको हटा के प्लस माइनस डायरेक्ट लिख सकते हैं. आपको समझा ये बात? नाउ सो दिस इज रिगार्डिंग फॉर्मल चार्ज. फॉर्मल चार्ज में अगर कोई मॉलिक्यूल न्यूट्रल है ना, तो उसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एग्जैक्टली इक्वल होता है नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस को बराबर. जैसे ओजोन इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल. इन केस ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल अगर ये न्यूट्रल है बराबर, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है. +1 -1 अगेन इट बिकम्स न्यूट्रल. Now, suppose if you know the formal charge present on atom, अगर मान लो मैं उल्टा बात कर रहा हूं अभी, अगर मुझे फॉर्मल चार्ज पता हो बराबर, तो मैं उनके नंबर ऑफ लोन पेयर फाइंड आउट कर सकता हूं. जैसे फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन एटम इज 0, तो मुझे पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन एज यूजुअल 2 लोन पेयर कैरी कर रहा है 2 डबल बॉन्ड के साथ. अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है मतलब ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ लोन पेयर कम हो गया, 2 की जगह 1 हो गया. ठीक है. और एक नेगेटिव चार्ज आ गया मतलब उसके पास नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ गया. ठीक है. आया समझ में? तो ये भी एक प्रोसेस रिवर्स पॉसिबल है. अगर मुझे फॉर्मल चार्ज पता है तो आई कैन कैलकुलेट लोन पेयर. ठीक है ना. नेक्स्ट पार्ट, यू कैन कैलकुलेट. एक मैं आपके लिए मॉलिक्यूल दे देता हूं, आप खुद से कैलकुलेट कर लेना. HNO3 मॉलिक्यूल.
नाइट्रिक एसिड HNO3 है, नाइट्रिक एसिड HNO3. Lewis structure given for nitric acid is HON double bond O single bond O. बराबर, ऐसा स्ट्रक्चर है. ठीक है, आप ट्राई कर लेना एक बार. आपको फॉर्मल चार्ज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सब पे ढूंढना रहेगा, और उसके बाद जिस पे फॉर्मल चार्ज आएगा वहां पे प्लस माइनस जो भी आएगा वो एटम के ऊपर असाइन करके आपको स्ट्रक्चर वापस ड्रॉ कर देना है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. तो दिस इज फॉर यू, सेकेंड वाला एग्जाम्पल. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड. जैसे हमने आयोनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा था ना कुछ पॉइंट्स, वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड भी है. और यू कैन से कोवैलेंट कंपाउंड. बेसिकली व्हेन आई से कोवैलेंट बॉन्ड ना, बराबर, तो मेरा जो मेन बात है इज विथ रिस्पेक्ट टू कोवैलेंट कंपाउंड. बराबर, तो पॉइंट नंबर 1 कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में. सबसे पहला पॉइंट है कि जनरली ये जो कंपाउंड्स होते हैं ना, कोवैलेंट कंपाउंड्स, दे आर फाउंड इन गैसियस और लिक्विड स्टेट. बराबर, मोस्ट ऑफ द कोवैलेंट कंपाउंड्स आर फाउंड इन गैसियस और लिक्विड स्टेट. स्टूडेंट्स, very few, I repeat, very few covalent compounds are present in solid state due to their network like structure. और वो जो structures होते वो काफी giant network like structures होते. बराबर. अदरवाइज अगर आप ऐसे इन जनरल बात करेंगे तो मोस्ट ऑफ द कोवैलेंट कंपाउंड्स आर गैसियस एंड लिक्विड स्टेट. गैसियस और लिक्विड स्टेट में होगा तो देयरफॉर दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. नो डाउट गैसियस और लिक्विड स्टेट में होने की वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होगा. थर्ड पॉइंट, दीज कंपाउंड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर. These compounds are directional in nature. Being directional in nature, they have proper shape. बराबर, उनका एक प्रॉपर शेप होता है, उसी मैनर में उनको असाइन किया जा सकता है. ठीक है, जैसे आपको मैं बात बोलता हूँ, आपने सुना होगा मीथेन मॉलिक्यूल के बारे में. मीथेन मॉलिक्यूल का जो शेप होता है वो टेट्राहेड्रल होता है. टेट्राहेड्रल मतलब ऐसे बात हो रहा है, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 बराबर, हाइड्रोजन, ऐसा बात हो रहा है. ठीक है, ऐसे. दिस इज योर टेट्राहेड्रल. बराबर, आप मीथेन को कैसे भी नहीं ड्रॉ कर सकते. आप मीथेन को ऐसे नहीं बना सकते एच 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 एच, एक्चुअल शेप ये नहीं होगा. बराबर, आप बोलो ऐसे मीथेन, नहीं. These covalent compounds are directional in nature, and being directional in nature, उनके पास प्रॉपर शेप होता है. whereas ionic compounds, if you remember, so ionic compounds are non-directional in nature. उसमें NaCl आप कैसे भी लिखो, किसी भी डायरेक्शन में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है. पॉइंट नंबर 4, अगर आप कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात करेंगे ना, तो कोवेलेंट कंपाउंड्स में उनके जो रिएक्शंस होते हैं, दे गिव मॉलिक्यूलर रिएक्शंस. लाइक आयोनिक कंपाउंड्स गिव आयोनिक रिएक्शन, वैसे कोवेलेंट कंपाउंड गिव molecular reaction, and these molecular reactions are slow. ये रिएक्शन काफी स्लोली होता है. बराबर, इन रिएक्शन को हम अच्छे से स्टडी कर सकते हैं. बराबर, तो these are the certain characteristics of covalent bond, or you can say covalent compound. Now, लुइस ने इतनी सारी बातों के बारे में बता दिया था. लुइस ने बताया कि इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड बना रहा है. बराबर, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है तो डबल बॉन्ड है, 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है तो ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है. बराबर, उसने कुछ रूल्स भी दिए लुइस के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए. फॉर्मल चार्ज के बारे में बताया उसने. फॉर्मल चार्ज अब मेरे लिए कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है. ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में पता चला, बट स्टिल काफी सारे लिमिटेशंस हैं. लिमिटेशंस ऑफ लुइस थियरी, काफी सारे लिमिटेशन है लुइस थियरी के. नंबर 1, सबसे फर्स्ट लिमिटेशन अगर मैं बात करूं तो मुझे अभी तक ये नहीं पता कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग.
cause of chemical bonding. What is the actual cause of chemical bonding? Number 2, there are many hypo and hypervalent compounds. There were no explanation given by Lewis for hypo and hypervalent compound, जिनको मैंने आपको एज अ एक्सेप्शंस ऑफ लुइस स्ट्रक्चर करके पढ़ाया था. ठीक है, तो हाइपो एंड हाइपरवैलेंट कंपाउंड के बारे में कोई भी बात नहीं की गई. हाइपो एंड हाइपरवैलेंट कंपाउंड बराबर. हाइपो मीन्स विच कंटेन लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर in case of central element. Hypervalent मतलब which contain more than 8 electron in case of central element. थर्ड पॉइंट के बारे में अगर आप बात करेंगे तो थर्ड पॉइंट इज हाइपो एंड हाइपरवैलेंट के बाद तीसरा जो पॉइंट आता है वो है कि ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है बराबर, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे करना ही क्यों है, क्यों शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है, आया समझ में बराबर. या फिर मैं ऐसे बोलूं तो कि हाउ एटम्स आर बॉन्डेड. एक्चुअली वो बॉन्ड कैसे बन रहा है उसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं था, बस खाली बोल दिया गया कि शेयरिंग हो रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है. किसी भी मॉलिक्यूल के शेप के बारे में कोई आइडिया नहीं था, शेप ऑफ मॉलिक्यूल कुछ भी नहीं पता था मुझे रिगार्डिंग शेप ऑफ मॉलिक्यूल. तो दिस आर द सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ Lewis theory. These are the certain limitations of Lewis theory, and to overcome these drawbacks, further new modern theory introduce किया गया for covalent compounds बराबर. और वो modern theory में हमारे पास दो theory है, एक है valence bond theory popular by the name of VBT, and second one is molecular orbital theory बराबर, जिसे शॉर्ट में एमओटी बोलते हैं. एक को शॉर्ट में वीबीटी बोलते हैं, एक को शॉर्ट में एमओटी बोलते हैं. तो फर्स्ट विल स्टार्ट विद वीबीटी. उसमें ये जो ड्रॉबैक्स हैं उनको समझेंगे धीरे धीरे, ठीक है, एंड देन विल प्रोसीड फॉर एमओटी. ओके ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग. अभी आपको जो मैंने थोड़ी देर पहले लुइस पढ़ा है बराबर, लास्ट 1.5 लेक्चर यू कैन से. तो लुइस ने एक आइडिया दिया बॉन्डिंग के बारे में. एक बात पता चला जब ये धीरे धीरे इतने सारे लुइस के ड्रॉबैक आए, लिमिटेशंस आए, तो उसके लिए एक नया थियरी इंट्रोड्यूस किया गया जिसे हम लोग बोलते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग. और उसका सबसे फर्स्ट और इंपॉर्टेंट थियरी है वैलेंस बॉन्ड थियरी, popular by the name of VBT. शॉर्ट में इसे VBT के नाम से बुलाते हैं. इट इज मोर पॉपुलर बाय द नेम ऑफ VBT. VBT के नाम से काफी पॉपुलर है. अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया लिमिटेशंस के बारे में, व्हाट वाज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ लुइस थियरी? कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, कॉज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन. उसने कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन का वो कॉज नहीं समझा है कि ऐसा क्यों हो रहा है बराबर. तो दैट वाज एक्सप्लेन बाय वैलेंस बॉन्ड थियरी बराबर, जो मैं आपको समझाऊंगा विद द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. वैलेंस बॉन्ड थियरी was introduced by Hettler and London, and then further put forward by Pauling and Slater. ठीक है, इनिशियली जो बातें थी वो मैं आपको अब धीरे धीरे एक एक करके समझाता हूँ. वैलेंस बॉन्ड थियरी में क्या बोला गया कि जो बॉन्ड का फॉर्मेशन है, दैट बॉन्ड फॉर्मेशन इज बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल. दो एटॉमिक ऑर्बिटल जो एटम के अंदर की ऑर्बिटल है वो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं बराबर, और उनके ओवरलैप करने की वजह से ये केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है, तो मैं वही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. ठीक है, तो हियर आई एम स्टार्टिंग विथ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. अब मैं आपको डिफरेंस समझाता हूं बिटवीन वीबीटी एंड लुइस थियरी ने सिर्फ सिंपल सा वर्ड बोल दिया कि ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है बराबर, ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं
दोनों आपस में शेयर हो जाते हैं एंड इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, बराबर। और इन दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच में जो सिंगल डैश है, बराबर, उसे हम डैश बोलते हैं, दैट इज सिंगल बॉन्ड। ये लुईस ने बता दिया, उसने ये नहीं समझा ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या फायदा होगा इसका अगर ये हो जाता है तो, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मैं ऐसे समझा रहा हूं कि one hydrogen atom combined with another hydrogen atom to give you H2 molecule. This is one hydrogen atom. ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये एक हाइड्रोजन एटम है, और ये है आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इतनी बात क्लियर होगी आपको। One hydrogen atom combines with another hydrogen atom to give hydrogen molecule. ये हाइड्रोजन एटम न्यूक्लियस हैविंग वन इलेक्ट्रॉन, दिस इज अनदर हाइड्रोजन एटम, बराबर, डेफिनेटली आइडेंटिकली होगा, बराबर, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रॉन के अगर मैं स्पिन के बारे में बात करूं तो मैं ऐसे बोल रहा हूं कि दोनों इलेक्ट्रॉन के जो स्पिन है वो अपोजिट है एक दूसरे को। एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन पैरेलल है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंटी पैरेलल है, ठीक है। ओवरलैपिंग की कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉन जब शेयर होंगे तो उन दोनों का स्पिन आपस में अपोजिट हो, ठीक है ना। इससे स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस। अगर मैं ये दो हाइड्रोजन एटम मान रहा हूं कि दीज केस वन, सबसे पहला केस मैं बोल रहा हूं केस वन, सपोज दीज टू हाइड्रोजन एटम्स आर केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ, मान लो इन दोनों हाइड्रोजन एटम को मैं काफी डिस्टेंस पे रख देता हूं, बराबर। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r टेंड्स टू इंफिनिटी है, बराबर। मतलब ये दोनों एक दूसरे से काफी दूर रखे गए, और जब ये दोनों एक दूसरे से r टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाएगा ना स्टूडेंट्स, तो इन सच केसेस जब ये दोनों एक दूसरे से बहुत दूर चले जाएंगे तो डेफिनेटली देयर विल बी नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, यू कैन से, क्या बोलते हैं आप, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, बराबर। मैंने ये बोला कि ये दोनों एटम एक दूसरे से बहुत दूर प्रेजेंट है, जहां पे इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है जिसे मैं r से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दैट r टेंड्स टू इंफिनिटी, दोनों बहुत दूर है एक दूसरे से, तो देयर विल बी नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, कोई रिपल्शन नहीं होगा, ठीक है। नाउ इन सच केसेस इफ आई कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू k इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाय r। तो अगर r इंफिनिटी टेंड कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, इफ r टेंड्स टू इंफिनिटी तो पोटेंशियल एनर्जी टेंड्स टू 0। बोलो हाँ या ना, क्लियर हो रहा है आपको ये बात, ये पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया सबसे पहला केस, जब मैंने बोला कि दोनों एटम एक दूसरे से काफी दूर हैं, बराबर, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हैं। अगर मैं बोलता हूं केस 2 वेयर दीज टू एटम्स आर अप्रोचिंग ईच अदर, केस 2 वेयर दीज टू एटम्स आर अप्रोचिंग ईच अदर, यहां पे क्या हो रहा था, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे थे, ठीक है। दिस इज हाइड्रोजन एटम नंबर 1 इलेक्ट्रॉन के साथ, दिस इज हाइड्रोजन एटम नंबर 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है। हाइड्रोजन एटम नंबर 1, हाइड्रोजन एटम नंबर 2, ठीक है। ये इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, ये इधर अप्रोच कर रहा है, दोनों के बीच में जो r है ना, r, नाउ दैट रेडियस r, डिस्टेंस डिक्रीजेस, मैं रेडियस डिक्रीज कर रहा हूं, दोनों के बीच में मैं डिस्टेंस कम कर रहा हूं। अब मैं दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस कम करते जा रहा हूं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन में यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। जब मैं दोनों के बीच में डिस्टेंस कम करते जा रहा हूं तो व्हाट विल हैपन, डेफिनेटली क्या होगा, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चालू करेंगे। ये जो पॉजिटिव चार्ज है, दिस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, ये बाहर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा सामने वाले एटम के, ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चालू करेगा, एंड देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिटवीन दीज टू हाइड्रोजन एटम, there will be force of attraction between these two hydrogen atom students, बराबर। ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहा है, और दोनों एटम के बीच का मैं डिस्टेंस कम करते जा रहा हूं, अट्रैक्शन बढ़ते जा रहा है, देयर अट्रैक्शन गोज ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। अब मैं क्या बोलूंगा कि इन सच केस अगेन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू k इंटू Q1 Q2 अपॉन r,
बराबर, वेयर Q1 एंड Q2 क्या होगा, Q1 एंड Q2 आर अपोजिट चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, Q1 पॉजिटिव Q2 नेगेटिव, Q1 पॉजिटिव Q2 नेगेटिव, क्योंकि अट्रैक्शन हो रही है ना, तो अट्रैक्शन कब होगी, जब दोनों चार्जेस क्या है, एक दूसरे को अपोजिट है, एक प्लस है एक माइनस है, ये प्लस चार्ज ये माइनस चार्ज, ठीक है, ये प्लस चार्ज ये माइनस चार्ज। अगर मैं देखूं तो ओवरऑल जो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो क्या होगा, दैट पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, एंड व्हेन आई से पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, इट मींस जब आप रेडियस कम करते जा रहे हो, रेडियस डिक्रीज करते जा रहे हो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कैसे नेगेटिव है, ये दोनों चार्जेस क्या है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो ओवरऑल दिस टर्म बिकम नेगेटिव, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड स्टेबिलिटी, potential energy is inversely proportional to stability. So as the potential energy decreases, stability increases. मतलब मैं इनको जितना क्लोज लेके आते जा रहा हूं, बराबर, उतना ज्यादा उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी कम होते जा रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ते जा रहा है, ठीक है। एक सिचुएशन ऐसा भी आएगा जब ये दोनों एटम केस 2 में ही आगे, ये केस 2A और ये केस 2B, अभी तो थोड़ा क्लोज लाया मैंने, अब मैं बोल रहा हूं कि ये दोनों इतने क्लोज आ गए कि नाउ दे आर ओवरलैपिंग ईच अदर, नाउ दीज टू एटम्स आर ओवरलैपिंग ईच अदर, वो दोनों एटम आपस में ओवरलैप कर रहे स्टूडेंट्स, लाइक दिस। दिस इज हाइड्रोजन एटम नंबर 1 इलेक्ट्रॉन के साथ में, ये आपका हाइड्रोजन एटम नंबर 2, हाइड्रोजन एटम नंबर 2 इलेक्ट्रॉन के साथ में, ठीक है। बराबर, इलेक्ट्रॉन नंबर 1 और ये इलेक्ट्रॉन नंबर 2, ठीक है, ऐसे सोचो आप। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन, इन्होंने क्या किया, दोनों एटम ने एक सर्टेन पार्ट अपने एटम का शेयर कर लिया, बराबर, ये वाला पार्ट, तो ये एरिया में क्या बोलूंगा, दिस इज योर ओवरलैप्ड एरिया एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड ओवरलैपिंग, समथिंग लाइक दिस। These are the two hydrogen atom, दोनों एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पे हैं, बराबर, there is no force of attraction and repulsion, दोनों को मैं क्लोज ला रहा हूं, क्लोज ला रहा हूं, क्लोज ला रहा हूं, क्लोज ला रहा हूं, अभी अट्रैक्शन चालू हो गया और क्लोज आ रहे हैं, दिस इज केस 2A, this is case 2A, now they are overlapping each other, this is case 2B, and ये वो मैक्सिमम एक्सटेंट है up to which these two atom can overlap each other without experiencing any force of repulsion. ये वो मैक्सिमम एक्सटेंट है जहां पे ये दोनों एटम एक दूसरे को ओवरलैप कर सकते हैं, ये वो मैक्सिमम एक्सटेंट है जहां पे ये दोनों एटम एक दूसरे को इतना मैक्सिमम ओवरलैप कर सकते हैं, इससे ज्यादा ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होगा। अगर अब इससे ज्यादा ओवरलैपिंग हुआ तो ये एटम का न्यूक्लियस, एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के न्यूक्लियस को रिपेल करना चालू कर देगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आपको समझा मेरा बात, जो मैंने बोला कि ये वो मैक्सिमम एक्सटेंट है जहां पे ये दोनों एटम एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, बराबर, मतलब ये वो स्टेज होगा केस 2B वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। इस स्टेज पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, एंड इफ पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम सो स्टेबिलिटी इज मैक्सिमम, स्टेबिलिटी इज मैक्सिमम, बराबर। इस स्टेज पे जब रेडियस काफी कम हो गया, बराबर, तो ये स्टेज पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी और स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। इस स्टेज पे जो भी रेडियस होगा बिटवीन टू एटम का सेंटर, दैट रेडियस विल बी कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ। इसी रेडियस को हम लोग बुलाते हैं बॉन्ड लेंथ के नाम से स्टूडेंट्स, इसी रेडियस को मैं बुलाता हूं बॉन्ड लेंथ, ठीक है। इस एटम के सेंटर से इस एटम के सेंटर तक का डिस्टेंस, बराबर, ये डिस्टेंस, ये मेरा वो रेडियस आर है, बराबर। आर मैंने कैसे कैलकुलेट किया, आर मैंने ऐसे कैलकुलेट किया, सेंटर से सेंटर, सेंटर से सेंटर, बराबर, यहाँ पे भी सेंटर से सेंटर, बट ये वो स्टेज है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गया। अगर आप अभी और ज्यादा एक रेडियस कम करेंगे तो विल अंडरस्टैंड केस 3 में क्या होगा, बट ये समझ लो आप कि इस स्टेज पे नाउ पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एंड स्टेबिलिटी इज मैक्सिमम। तो ओवरलैपिंग का फायदा क्या हुआ, बॉन्ड बनाने का फायदा क्या हुआ, पॉइंट नंबर 1,
फायदा इन द सेंस एक्चुअली ओवरलैपिंग की वजह से जो स्टेबिलिटी बढ़ी उसका रीजन क्या हुआ? रीजन नंबर 1, सबसे पहला रीजन कि एट दिस स्टेज पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। एट दिस स्टेज पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। जब दो एटम ऐसे एक साथ में कंबाइन होंगे, ओवरलैप होंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, और जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। बराबर। तो दिस इज द कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। स्टेबिलिटी का ये कॉज है। पहले बोला गया था कि स्टेबिलिटी आता है, अभी एक्सप्लेन किया गया कि स्टेबिलिटी कैसे आता है। नंबर 2, सेकेंड पॉइंट में ऐसे भी बोल सकता हूं कि अर्लियर ये जो इलेक्ट्रॉन था वॉज इन अ कॉन्टेक्ट ऑफ ओनली वन न्यूक्लियस, वॉज इन अ कॉन्टेक्ट ऑफ ओनली वन न्यूक्लियस। बराबर। बट आफ्टर ओवरलैपिंग now जो मेरे पास शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है आर इन अ कॉन्टेक्ट ऑफ टू न्यूक्लियस, और जब दो न्यूक्लियस के कांटेक्ट में आएगा तो डेफिनेटली इट्स स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। क्लियर? आपको समझा पूरा बात? ये एक दूसरे से काफी दूर, बराबर, इनफाइनाइट वाले डिस्टेंस पे, ये धीरे धीरे क्लोज आ रहे हैं। बराबर। ये इतना ज्यादा क्लोज आ गए कि अब ओवरलैप कर रहे हैं, और यहां तक ओवरलैप हो गया कि ये मैक्सिमम एक्सटेंड है ओवरलैपिंग का। इससे ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं कर सकता मैं, वरना एक एटम दूसरे एटम को क्या करेगा? रिपेल करना चालू कर देगा। वो मैं आपको केस 3 में समझाता हूं कि मान लो मैंने ओवरलैपिंग नहीं रोका, बराबर, और मैं दोनों एटम को एक दूसरे के क्लोज ला रहा हूं, तो व्हाट विल हैपन? दिस इज योर एटम नंबर 1, बराबर, दिस इज योर एटम नंबर 2, बराबर। ये मान लो इतना एक्सटेंड हो गया ओवरलैपिंग का, इतना ज्यादा हो गया। तो अभी ऐसे केस में क्या हुआ, या फिर थोड़ा और दिखा देता हूं मैं ऐसे, तो आपको और ज्यादा रियलाइज होगा। बराबर। ये इलेक्ट्रॉन है मान लो। अब ये न्यूक्लियस क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे को रिपेल करना चालू कर देंगे स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉन्स, एक एटम के इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? रिपल्शन देना चालू करेंगे। नाउ पहले भी ऐसा नहीं था कि रिपल्शन नहीं हो रहा था, बट दैट टाइम डोमिनेटिंग फोर्सेस जो था वो अट्रैक्शन था, बट अब डोमिनेटिंग फोर्सेस रिपल्शन हो जाएगा। और रिपल्शन होने की वजह से मैं क्या बोलूंगा कि अब रेडियस ऑलमोस्ट मैं क्या कर रहा हूं? रेडियस टेंड्स टू 0, बराबर। तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पे क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी स्टूडेंट्स, पॉजिटिव में आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। कैसे? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2, बराबर, K इंटू Q1 Q2 और डिवाइड बाय R कर रहा हूं मैं। तो Q1 क्या है? एक एटम का चार्ज, Q2 भी क्या है? दूसरे वाले एटम का चार्ज। तो अभी क्या हो? डोमिनेटिंग है, रिपल्शन। अगर मैं इसके एटम का माइनस मान रहा हूं तो इसका भी माइनस मानूंगा, इसका प्लस मान रहा हूं तो इसका भी प्लस मानूंगा। दोनों केसेस में ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी? पोटेंशियल एनर्जी की पॉजिटिव आएगी। अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आ रही है तो स्टेबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होती जाएगी, बराबर। एटम विल बिकम हाईली अनस्टेबल। ये सिचुएशन हाईली अनस्टेबल होगी। ऐसे सोचो आप, ये सिचुएशन जो है ये हाईली अनस्टेबल होगी। रीजन आप समझ रहे हैं? ये पॉसिबल ही नहीं है तुरंत एटम जो है वो क्या हो जाएगा? एक दूसरे को रिपेल करके अलग हो जाएगा। ऐसे सोचना है। क्लियर? नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे डोमिनेटिंग हो रहा है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है, बराबर। मॉलिक्यूल में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी मैक्सिमम है। क्या रीजन है उसके? पहले तो मिनिमम एनर्जी हो रही है, स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो रही है ओवरलैपिंग करने की वजह से, बॉन्ड फॉर्मेशन करने की वजह से, बराबर। और दूसरा, इलेक्ट्रॉन जो पहले एक न्यूक्लियस के कांटेक्ट में था वो दो न्यूक्लियस के कांटेक्ट में आ रहा है। तीसरे केस में मैंने क्या बताया कि मैंने रेडियस ऑलमोस्ट 0 कर दिया, बराबर। तो ये दोनों एटम क्या हो जाएंगे? हाईली अनस्टेबल, एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहेंगे। क्लियर? समझा आपको तीनों केसेस? तो ये सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने समझा है कि ये जो बॉन्डिंग हो रही है उस बॉन्डिंग का मेन जो रीजन है वो ओवरलैपिंग है। और ओवरलैपिंग करने के क्या फायदे होंगे? स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी? उसके 2 रीजन थे कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज हो जाती है और
जो इलेक्ट्रॉन पहले एक न्यूक्लियस के कांटेक्ट में होता है, अब वो दो न्यूक्लियस के कांटेक्ट में आ जाता है, ठीक है। अगर मैं इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कर्व ड्रॉ करूं, पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, बराबर। ये एक एक्सिस पे मैं पोटेंशियल एनर्जी मान रहा हूं, ठीक है, और ये यहां पे मैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मान रहा हूं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का मतलब हो गया आर की बात चल रही है, ठीक है। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस यानी आर की बात चल रही है, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस, ठीक है। आपको ऐसे सोचना है, ठीक है। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस कि ये क्या कैसे पॉसिबल होगा। सबसे पहले मैं क्या सोचूंगा कि रेडियस जो है दोनों का एक दूसरे से काफी दूर है, बराबर। रेडियस दोनों एक दूसरे से काफी दूर है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या बोलूंगा मैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, बराबर। पोटेंशियल एनर्जी ऑलमोस्ट हम क्या मान के चल रहे हैं, जीरो मान के चल रहे हैं, ठीक है। अगर मैं कर्व ड्रॉ करूं तो मैं वो कुछ ऐसे ड्रॉ करूंगा, ये यहाँ पे ना ये नेगेटिव पार्ट हो जाएगा और ये जीरो वाला पार्ट है आपका। थोड़ा और नीचे मैं बना देता हूं, ओके। देखते ना पोटेंशियल एनर्जी कर्व को समझते कैसे। अब मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ कि जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, ये वो पॉइंट है जहां पे जीरो है पोटेंशियल एनर्जी, बराबर। ये जीरो है, ये लाइन, ये जो लाइन है ना, बराबर, ये भी एक एक्सिस का ही लाइन है, बट मुझे नेगेटिव भी जरूरत है इसलिए मैंने थोड़ा और नीचे तक लिया हुआ है। ये जीरो, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके नीचे नेगेटिव, ठीक है। चलो देखते हैं। अब मैं वो स्टेज कंसिडर कर रहा हूं जहां पे पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, क्यों, बराबर। नेगेटिव वाला फॉर्म पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहां पे होगा, वो ये स्टेज में, बराबर। ये स्टेज जहां पे देयर इज मैक्सिमम ओवरलैपिंग, बराबर। इससे ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं करना है मुझे, इससे ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं करना है। ये वाले स्टेज पे मैं बोलूंगा कि पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। मिनिमम का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव, बराबर। तो वो नेगेटिव में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये वाला स्टेज, ऐसे सोचो। ये मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है, बराबर। ये वो स्टेज है वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, बराबर। पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एंड स्टेबिलिटी इज मैक्सिमम। और ये स्टेज पे जो भी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा ना, उसे मैं डी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस यानी बॉन्ड लेंथ बोलता हूं, बराबर। डी यानी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस यानी बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, बराबर। दो एटम के जो सेंटर है ना उनके बीच का डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का मतलब दो एटम के बीच जो सेंटर है उनके बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। नाउ दिस इज द स्टेज। आपको चाहिए तो आप ऐसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इन दोनों के बीच में, डॉटेड लाइंस के बीच में। ये जीरो की लाइन है, बराबर। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को ना एक दूसरे से दूर करते जा रहा हूं, दूर कर रहा हूं, बराबर। यानी अब मैं इस केस पे आ रहा हूं, ये वाले केस पे, फिर ये वाले केस पे। अब केस 2B से मैं केस 2A पे आ रहा हूं, तो यहां से क्या होगा, दोनों दूर जा रहे हैं, बराबर। पोटेंशियल एनर्जी अब क्या होगी, कम नेगेटिव होगी, मतलब वो ग्राफ कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जा रहा है, बराबर। पहले -30 है मान लो, अब क्या हो रहा है, -30 से -20 -10 ऐसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, बराबर। ये वो स्टेज हो गई, बराबर। समवेयर यहाँ पे कहीं पे आगे, या फिर आप इधर भी दिखा सकते हैं लाइक दिस, बराबर। अब क्या कर रहा हूं मैं, इन दोनों एटम को मैं और दूर कर रहा हूं, बराबर। इन दोनों एटम को मैं और दूर कर रहा हूं, इन दोनों को मैं सेपरेट कर रहा हूं, ठीक है। इन दोनों को मैं सेपरेट करते जा रहा हूं। जैसे जैसे मैं सेपरेट करते जा रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी का जो नेगेटिव वैल्यू है वो और कम होते जा रहा है, वो जीरो की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। क्या बोलते हैं, हाँ या ना। जितना मैं इनको दूर लेके जा रहा हूँ, जितना इनके बीच का रेडियस में बढ़ाते जा रहा हूँ, बराबर, मुझे कुछ ऐसे दिखाई देगा। उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, अगर मैं रेडियस, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है आर, वो अगर मैं इनफाइनाइट कर दूं, तो ये पोटेंशियल एनर्जी वाला कर्व कहां पे आ जाएगा, जीरो की तरफ आ जाएगा। क्या बोलते हैं, हाँ या ना। समझा आपको कर्व कैसे जा रहे हैं, ऐसे
मिनिमम हो गया, मिनिमम के बाद धीरे 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 जितना आप एटम दूर लेके जा रहे हैं उतना उनके बीच का रेडियस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ऐसे। क्लियर? अब ये इन्फिनिटी पहुंचेगा तो ये जिस दिन ये इन्फिनिटी पहुंच जाएगा उस दिन ये कर्व जीरो को टच कर जाएगा, जीरो यानी इसको टच करेगा। क्लियर? पोटेंशियल एनर्जी को जीरो टच करेगा। अब उल्टा आ जाओ, अगर मैं मान लो इन दोनों एटम को और क्लोज लाते जाऊं, जैसे जैसे मैं क्लोज लाऊंगा अब क्या होगा, रिपल्शन बढ़ता जाएगा, 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 पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, यानी ये वाला कर्व किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाता जाएगा। ये कर्व कहां पे जाएगा, ऊपर की तरफ ऐसे जाता जाएगा। बात समझ आ रहा है? ये सब कब होगा, जब मैं क्या करूं, उनके बीच का रेडियस ऑलमोस्ट जीरो पे ले आऊं, उनके बीच में जो रेडियस का डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट मैं क्या ले आऊं, जीरो पे लेके आऊं। रेडियस जीरो करना पॉसिबल नहीं होगा। जिस दिन रेडियस जीरो हो गया उस दिन पोटेंशियल एनर्जी अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा और इस कर्व को टच करेगा, ऐसे समझो। क्लियर? दिस इज द स्टेज वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एंड जो बॉन्ड है उस बॉन्ड का फॉर्मेशन इधर ही हो रहा है। ये वो स्टेज है जहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और वो मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा स्टेबल है। जो भी बॉन्ड लेंथ यहाँ पे है, बराबर, ये उसकी सबसे स्टेबल स्टेट है, ये उसकी सबसे स्टेबल स्टेट है। तो ये कर्व है और ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको समझाया रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कि व्हाट इज द कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। नाउ आई होप यू हैव रियलाइज कि एक्चुअली व्हाट इज द कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ओवरलैप होता है, ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं और उन ऑर्बिटल के ओवरलैप होने की वजह से उन मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ती है। उस स्टेबिलिटी बढ़ने का क्या रीजन है? सबसे पहली बात, उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। हर एक सिस्टम यही करता है, अपनी एनर्जी को डिक्रीज करता है स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। सेकेंड थिंग, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही है, बराबर। जो कॉन्टेक्ट ऑफ टू न्यूक्लियस है, बराबर, इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो नाउ दे आर इन अ कॉन्टेक्ट ऑफ टू न्यूक्लियस, और दो न्यूक्लियस के कॉन्टेक्ट में आने से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, चलो फटाफट देख लो ये पार्ट एक बार बराबर से। और जिसे ग्राफ में डाउट होगा उस ग्राफ को ऐसे रीड करेगा कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, मतलब ये माइनस को टच कर गया, इससे ज्यादा मिनिमम नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, आप इस तरफ जाओ, दोनों एटम को दूर करते जाओ, दूर करते जाओ, दूर करते जाओ। एटम को जितना दूर करते जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी देखते जाओ, नेगेटिव से चेंज होती जाएगी जीरो की तरफ, नेगेटिव से चेंज होती जाएगी जीरो की तरफ, नेगेटिव से चेंज होती जाएगी जीरो की तरफ। जीरो कब पहुंचेगी? जब रेडियस के बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। डिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं है, बराबर, तो इसलिए मैंने वहां पे टच भी नहीं किया उसको एक्सिस पे। अब इस तरफ देखो, मिनिमम से ही आप मिनिमम से दूर जाओ, मिनिमम से ही आप उसको क्लोज भी करो। अब ये मिनिमम हो गया, बराबर। अब मैं इनके बीच का डिस्टेंस और कम करते जा रहा हूँ। रेडियस इस तरफ क्या हो रही है, इस तरफ रेडियस बढ़ रही है, इस तरफ रेडियस कम हो रही है, बराबर। और कम किया, और कम किया, ओवरलैप कर दिया। ओवरलैप पूरा अगर 100% ओवरलैपिंग हो गया तो रेडियस जीरो हो गई, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई। क्लियर? ठीक है, चलो ओके। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कि वो ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप करते हैं एंड ऑल, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग पोस्टुलेट्स ऑफ वीबीटी। पोस्टुलेट्स ऑफ वीबीटी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के क्या पोस्टुलेट्स हैं? तो नंबर वन, फर्स्ट वन सेज regarding covalent bond is formed by, मैं लिख भी देता हूं साथ साथ में आपके लिए, covalent bond is formed by overlapping of two half-filled atomic orbital. Two half-filled atomic orbital of valency shell, half-filled atomic orbital of valency shell having electron, half-filled atomic orbital of valency shell having electron in opposite direction. ठीक है, इतने बड़े स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, दिस इज योर एटम नंबर 1,
ये एटम नंबर 1 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बराबर, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। हाफ फिल्ड सिंगल को डू यू रिमेम्बर, ये पूरा जो पार्ट होता है उसको सबशेल बोलते हैं, और जो एक पार्ट है उसको ऑर्बिटल बोलते हैं। पी सबशेल कंसिस्ट ऑफ 3 ऑर्बिटल, डी सबशेल कंसिस्ट ऑफ 5 ऑर्बिटल, एफ सबशेल के अंदर 7 ऑर्बिटल है। तो उस ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ 2 हाफ फील्ड, ऐसा 2 हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है ऑफ वैलेंसी शेल हैविंग इलेक्ट्रॉन इन अपोजिट डायरेक्शन। अब इन दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम डायरेक्शन में, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन शुड बी इन अपोजिट डायरेक्शन, बराबर। अपार्ट फ्रॉम दिस दे शुड हैव लेस एनर्जी डिफरेंसेस, सिमिलर एनर्जी होनी चाहिए उनके बीच में, बराबर। अगर एनर्जी डिफरेंसेस कम रहेगा तो ओवरलैपिंग अच्छा होगा, एनर्जी डिफरेंसेस ज्यादा हो जाएगा तो ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन अच्छे से नहीं होगा, बराबर। तो ये भी पॉइंट आप साथ साथ में याद रखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों एक एटम, मान लो ये एक एटम के लिए था ये इलेक्ट्रॉन, बराबर, ऐसे डायरेक्शन में मैं दिखा रहा हूं, ये एक दूसरे एटम के लिए इलेक्ट्रॉन था। नाउ दीज टू एटम हैव हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वैलेंसी शेल हैविंग इलेक्ट्रॉन इन अपोजिट डायरेक्शन, बराबर। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, लाइक दिस, लाइक दिस। एटम में आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, समझा आपको ये बात, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट पोस्टुलेट गिवन बाय वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थियरी, ठीक है। नंबर 2, सेकंड पॉइंट सेज कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स, बराबर, जैसे वैलेंस शेल में ना मेरे पास अपार्ट फ्रॉम हाफ फील्ड मेरे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो जो मेरे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंसी शेल will not take part or will not participate in covalent bond formation, बराबर। अगर मैं ऐसे दिखाऊं आपको कि मान लो this is our p subshell in which there are 3 p orbitals, पहले वाले में 2 बॉन्ड है, फिर इधर एक है, फिर इधर एक है, बराबर। तो ये जो डबल बॉन्ड है ना, जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वैलेंसी शेल का विल नॉट पार्टिसिपेट अंटिल वो अनपेयर्ड हो जाए, तो अलग बात है। अगर वो पेयर्ड फॉर्म में बना हुआ है, बराबर, अगर वो पेयर्ड फॉर्म में बना हुआ है तो वो पार्टिसिपेशन नहीं करेगा, सिर्फ जो अनपेयर्ड है वही पार्टिसिपेट करेगा, बराबर। और अगर अनपेयर्ड होगा तो वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, एटम के ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है। पॉइंट नंबर 3, थर्ड पॉइंट सेज इन फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, one orbital is fully filled, one orbital is fully filled and other orbital is empty, बराबर। अब इस केस में ना ये ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है और दूसरा वाला जो ऑर्बिटल है वो एम्प्टी है, ये स्पेशल कंडीशन हो गई, बराबर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन की। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने क्या करेगा, शेयर कर लेगा दोनों ऑर्बिटल में, मतलब अब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिटल के पास भी हो जाएगा और सेकेंड ऑर्बिटल के पास भी हो जाएगा, इन दिस वे, ठीक है। तो दिस इज फॉर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे नहीं बनेगा कभी भी कि ये फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है और ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनेगा, बट इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, बराबर। अगर मान लो इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दे आर अपोजिट इन एटॉमिक ऑर्बिटल, बॉन्ड बनेगा, बट दैट वुड बी कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट नहीं होगा वो। तो कोऑर्डिनेट का स्पेशल कंडीशन है, क्या है वो स्पेशल कंडीशन, कि वन शुड बी फुल्ली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल एंड अदर वन इज एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल, क्लियर हुआ ये बात। नाउ पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 सेज extent of overlapping, extent of overlapping is directly proportional to strength of bond, is directly proportional to strength of bond, बराबर। जितना मैक्सिमम एक्सटेंट होगा ओवरलैपिंग का उतना बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। मतलब यहां से मैं क्या समझ रहा हूं कि मैक्सिमम, अगर मैं बोल रहा हूं कि देयर इज मैक्सिमम ओवरलैपिंग बिटवीन 2 ऑर्बिटल, मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगा तो उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, मैक्सिमम। आपको समझा मेरा बात, ठीक है, मैक्सिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ
मैक्सिमम ओवरलैपिंग, मैक्सिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 पे मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि डायरेक्शनल जो ऑर्बिटल्स होती हैं, बराबर, या फिर मैं इसे 4 में ही बोल देता हूँ, 4 में ही कंटिन्यू कर देता हूँ कि डायरेक्शनल ऑर्बिटल do more overlapping as compared to non-directional orbital, do more overlapping as compared to non-directional. नॉन डायरेक्शनल में मेरे पास सिर्फ एक ही एग्जांपल होता है, एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल जो होता है ना, वो नॉन डायरेक्शनल इन नेचर है। डायरेक्शनल इन नेचर का मतलब हो गया कि दे हैव different electron density in different directions. They have different electron density in different direction. उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी different होनी चाहिए different डायरेक्शंस में। लेकिन अगर मैं एस ऑर्बिटल के बारे में बोलूँ ना स्टूडेंट, एस ऑर्बिटल का ना शेप ऐसा होता है, स्फेरिकल होता है। मैं यहाँ पे आपको सारे ऑर्बिटल के शेप एक बार समझा दूंगा। ये एस ऑर्बिटल है जो स्फेरिकल शेप होता है, ठीक है। तो इसमें आप ना किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, हर एक डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है या किसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, बराबर। दिस इज शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, ठीक है। दिस इज शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। This is your p orbital. This is your p orbital. अब p orbital में क्या है कि एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है, बराबर, एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे 0 है, इस तरफ अगेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। आपको बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये p ऑर्बिटल जो होता है ना, वो डायरेक्शनल इन नेचर होता है। डायरेक्शनल इन नेचर मतलब उसमें अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। तो ऐसे टाइप की जो ऑर्बिटल होती है ना, वो ज्यादा अच्छा ओवरलैप करती हैं, बराबर, उनकी ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छी होती है। इसे एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप बोलते हैं, पी ऑर्बिटल इसे डम्बेल शेप बोलते हैं, बराबर। ये डी ऑर्बिटल है जिसे डबल डम्बेल बोलते हैं, डबल डम्बेल। इसमें भी वही है, ये ऑर्बिटल भी क्या होती है, डायरेक्शनल इन नेचर होती है। ऐसे अगर मैं 3 लोब दिखाऊं तो वो मेरा एफ ऑर्बिटल हो जाएगा, ठीक है। इनके बारे में आपने स्टडी किया होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में, या फिर नहीं भी किया है अभी तक तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एस ऑर्बिटल का जो नेचर होता है वो नॉन डायरेक्शनल नेचर होता है। पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल का जो नेचर होता है वो डायरेक्शनल नेचर होता है। डायरेक्शनल का मीनिंग क्या हो गया कि दे हैव डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन डिफरेंट डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, एक जगह पे नहीं है, बट एक जगह पे बहुत ज्यादा है, तो वो डायरेक्शनल हो गया। चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक जैसा ही है, तो वो नॉन डायरेक्शनल हो गया, ठीक है। ऐसे आप समझो ना। तो पॉइंट ये था कि डायरेक्शनल ऑर्बिटल का अगर ओवरलैपिंग ज्यादा होता है तो उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छा होगा। जैसे मैं अगर कंपेयर करूं एस ऑर्बिटल को एस के साथ, एस ऑर्बिटल को पी के साथ, एस ऑर्बिटल को डी के साथ, एस ऑर्बिटल को एफ के साथ, तो अगर मैं साइज के हिसाब से जाऊं ना, तो साइज में एस ऑर्बिटल सबसे छोटा होता है, बराबर, पी ऑर्बिटल उससे बड़ा, डी ऑर्बिटल उससे भी बड़ा, एफ ऑर्बिटल उससे भी बड़ा। अब डायग्राम भी देख के समझो ना, ये एक छोटा सा है, ये इतना बड़ा है, फिर ये दो, ऐसा ही 2 पार्ट हो गया। एफ में ना ऐसा ही 3 पार्ट हो गया। एफ ऑर्बिटल में ऐसा 3 पार्ट हो गया, ठीक है। तो साइज डेफिनेटली किसका बड़ा हुआ, एफ ऑर्बिटल का, कंपेयर टू डी, कंपेयर टू पी, कंपेयर टू एस। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली ऐसा है कि जितना ज्यादा साइज बढ़ेगा, बराबर, जितना ज्यादा साइज बढ़ेगा उतना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा। आप इसको ऐसे समझ लो कि साइज बढ़ते जा रहा है, ओवरलैपिंग बढ़ते जा रहा है, बराबर। तो इसमें से कौन सी ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा होगी, डेफिनेटली एस से ज्यादा ओवरलैपिंग एस एफ की होगी। जैसे मैं अगर कंपेयर करूं 3s विथ 3s, 3s विथ 3p, 3s विथ 3d, बराबर। तो डेफिनेटली 3s 3d का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा कंपेयर टू 3s 3p एंड 3s 3s। अगर मैं इनमें और डायरेक्शनल ऑर्बिटल ले लूं, जैसे मान लो मैं इस एग्जांपल को और थोड़ा चेंज कर देता हूं,
मैं डायरेक्शनल ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व कर रहा हूँ। 3s दोनों नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल है। 3s 3p, वन नॉन डायरेक्शनल वन डायरेक्शनल। मैं अगर इसे ऐसे ले लूँ 3p नाउ बोथ आर डायरेक्शनल, तो इसका बॉन्डिंग ज्यादा अच्छा होगा, इसमें ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छा होगा कंपेयर टू अदर टू, बराबर। 3p है, अगर सपोज मैं इसे रिप्लेस कर दूं 3d से, तो d ऑर्बिटल आर मोर बिगर इन साइज, ठीक है। तो उनमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी भी है और ज्यादा ओवरलैपिंग होगा तो उसका स्ट्रेंथ ज्यादा आएगा, आपको ऐसा सोचना है, क्लियर। और इन सब केसेस में आपने अगर नोट किया होगा तो मैंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम रखा है, क्लियर हुआ ये बात, ठीक है ना। तो दिस इज पॉइंट नंबर 4 कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन को। पॉइंट नंबर 5, ऑर्बिटल्स which are close to nucleus form more strong bond, बराबर, मतलब उनमें अच्छा ओवरलैपिंग होगा और उनके बॉन्ड अच्छे स्ट्रांग होंगे, बराबर। जैसे अगर मैं न्यूक्लियस के सबसे क्लोज कौन सा शेल आता है, फर्स्ट शेल, तो सबसे क्लोज फर्स्ट ऑर्बिटल ही हुआ, मतलब फर्स्ट शेल की ऑर्बिटल, फिर सेकंड शेल के ऑर्बिटल, फिर थर्ड शेल के ऑर्बिटल, ऐसा सोचो। तो अगर मैं कंपेयर करूं 1s को विथ 2s डिफरेंट क्वांटम नंबर मतलब नंबर ऑफ शेल की बात कर रहा हूं मैं, नंबर ऑफ शेल की बात कर रहा हूं। तो 1s ज्यादा अच्छा ओवरलैप करेगा, 1s ज्यादा अच्छा ओवरलैप करेगा 2s से। 1s ज्यादा अच्छा ओवरलैप करेगा 2s से। 2s ज्यादा अच्छा ओवरलैप करेगा 3s से। 3s ज्यादा अच्छा ओवरलैप करेगा 4s से, क्योंकि ये न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा क्लोज है और ये न्यूक्लियस से दूर है, आपको ऐसे सोचना है। जैसे मैं अगर p में एग्जांपल लूं तो p ऑर्बिटल जो है स्टार्ट्स फ्रॉम सेकेंड शेल, तो सपोज मैं अगर कंपेयर कर रहा हूं 2p बराबर विद 3p, तो 2p ज्यादा क्लोज है 3p से न्यूक्लियस के, तो 2p का ओवरलैपिंग अच्छा होगा, उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा कंपेयर टू 3p 4p एंड 5p। यू अंडरस्टूड, बराबर। जैसे इफ यू कंपेयर, अगर मैं एक एग्जांपल लूं हैलोजेंस का, काफी पॉपुलर एग्जांपल है ये। इफ आई कंपेयर क्लोरीन बॉन्ड स्ट्रेंथ, बराबर, एग्जांपल में आपको बोला है कंपेयर बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर। बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए लगने वाला जो एनर्जी, उस बॉन्ड का स्ट्रेंथ कितना है, ताकत कितना है। तो सपोज आई हैव क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मॉलिक्यूल। फ्लोरीन में कुछ रीजंस हैं इसलिए मैं फ्लोरीन को नहीं ले रहा हूं, ठीक है। तो क्लोरीन को मैं कैसे देख रहा हूं, दिस इज क्लोरीन एटम नंबर 1, दिस इज क्लोरीन एटम नंबर 2, ठीक है, ये बॉन्ड बन गया। ब्रोमीन को मैं कैसे देख रहा हूं, दिस इज ब्रोमीन एटम नंबर 1, दिस इज ब्रोमीन एटम नंबर 2। आयोडीन को मैं कैसे देख रहा हूं, दिस इज आयोडीन एटम नंबर 1, दिस इज आयोडीन एटम नंबर 2, बराबर। क्लोरीन इट बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड, तो 3p के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पे 4p के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पे 5p के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। इफ यू नो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, तो आप क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन लिख के आप चेक करेंगे ना, तो आपको 3p इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्ड, 3p में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 3p ऑर्बिटल के होंगे। यहाँ पे ब्रोमीन में 4p ऑर्बिटल के मिलेंगे, और मैंने ऑलरेडी बोला है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे बॉन्डिंग कर रहे हैं ना। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसका हुआ, नो डाउट क्लोरीन का सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्ट्रेंथ हुआ, फिर इसका, क्या बोलते हैं आप, हाँ या ना, बराबर, क्लियर। ये क्लोरीन एटम नंबर 1, ये क्लोरीन एटम नंबर 2, दिस इज क्लोरीन एटम नंबर 1, दिस इज क्लोरीन एटम नंबर 2, दिस इज ब्रोमीन एटम नंबर 1, दिस इज ब्रोमीन एटम नंबर 2, दिस इज आयोडीन एटम नंबर 1, दिस इज आयोडीन एटम नंबर 2, ठीक है। जैसा जैसा मैं दूर वहां पे देख रहा हूं तो क्या हो रहा है, बॉन्ड लेंथ भी तो बढ़ रहा है ना। ये बॉन्ड लेंथ है क्लोरीन का, ये बॉन्ड लेंथ है ब्रोमीन का, और ये बॉन्ड लेंथ है आयोडीन का, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ेगा तो उस बॉन्ड को ब्रेक करना इजी हो जाता है। आप ऐसा समझ लो कि बॉन्ड लेंथ का
और बॉन्ड स्ट्रेंथ का, बराबर। यहाँ पे अगर मैंने बोला कि बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, व्हाट इज बॉन्ड लेंथ? डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अगर ये बढ़ता जा रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता जाएगा। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्लियर हो रहा है आपको बात मेरा? ठीक है ना। आफ्टर लर्निंग पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी, now we are going to discuss another part of valence bond theory, that is overlapping of atomic orbital, concept of overlapping of atomic orbital, या फिर मैं ऐसे लिख दूं orbital concept of overlapping। ठीक है, अब इस ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट को काफी डिटेल में पढ़ेंगे। इनिशियली मैंने आपको कॉन्सेप्ट ओवरलैपिंग में जो बताया था, ओवरलैपिंग का पार्ट, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था फॉर कॉज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट जो है ओवरलैपिंग का, वो हम लोग डिटेल में देख रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ कि जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन है, कोवेलेंट बॉन्ड जो है मेरे पास, दैट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय overlapping of half-filled atomic orbital, बराबर। और ये जो ओवरलैपिंग है, उसका जो एक्सटेंट है, दैट एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग वो डिटरमाइन करता है स्ट्रेंथ। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा, साइज बड़ा होगा ऑर्बिटल का, ओवरलैप ज्यादा करेगा, ऐसा सोचो। ठीक है, क्लियर हो रहा है? बराबर। तो मैं अगर बोलूं कि स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड it depends on overlapping, or you can say it depends on extent of overlap, बराबर। depends on extent of overlap पे डिपेंड करता है। और ये जो extent of overlap है, ये दो बातों पे डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ ऑर्बिटल, जो मैंने आपको अभी बताया कि ऑर्बिटल का डायरेक्शनल नेचर है या नॉन डायरेक्शनल है, साइज है, इन सब बातों पे। और दूसरा चीज ये डिपेंड करता है, फर्स्ट इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ ऑर्बिटल, जो मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ लिया। अभी तक जो भी मैंने पोस्टुलेट्स पढ़े थे वन बाय वन मैंने आपको एक बार वापस बता दिया, ऐसे समझ लो। ठीक है, और जो आगे कंटिन्यू करना है वो भी मैं बता रहा हूं। ways these orbitals overlap, तो ये दो बातों पे डिपेंड कर रहा है। डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ ऑर्बिटल, इट डिपेंड्स ऑन वेज दिस ऑर्बिटल ओवरलैप। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग नेचर ऑफ ऑर्बिटल, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। कैसे? डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स डू मोर ओवरलैपिंग, बराबर। नेचर ऑफ ऑर्बिटल में मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया कि जो डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स है मेरे पास, बराबर, दोस डायरेक्शनल ऑर्बिटल डू मोर ओवरलैपिंग, बराबर। ऑर्बिटल्स विच आर मोर क्लोज टू न्यूक्लियस, they form strong bond as compared to orbitals, बराबर, सेम टाइप की ऑर्बिटल हो बट दूसरे वाले शेल में हो। जैसे 1s का कंपैरिजन मैंने किया था 2s के साथ। अब दो ऑर्बिटल तो चाहिए ना, 1s दोनों आपस में ओवरलैप। एक 1s में बोलूंगा तो वो अकेला एटम किसके साथ ओवरलैप करेगा? बॉन्ड बनाने के लिए दूसरा एटम, दूसरा ऑर्बिटल, दूसरा हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन हैविंग अपोजिट स्पिन नेसेसरी है ना माय डियर स्टूडेंट्स। क्लियर हो रहा है मेरा बात? आपको पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, तो नाउ वेज दिस ऑर्बिटल ओवरलैप इज ऑफ टू टाइप्स। ये दो टाइप के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग। फर्स्ट टाइप इज साइडवेज ओवरलैप and the second one is lateral overlap.
साइडवेज ओवरलैप का मतलब हो गया कि हेड टू हेड कोलिजन हो रहा है, बराबर। ये दो ऑर्बिटल है, ये दो ऑर्बिटल ऐसे आके ओवरलैप हो रही है, लाइक दिस, बराबर। लेटरल ओवरलैपिंग का मतलब लाइक दिस, ये दो ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप हो रही हैं, ठीक है, ऐसे, लाइक दिस। आपको समझा? अगर मैं ये मार्कर को मैं ऑर्बिटल मानूं, तो अगर ये दोनों ऑर्बिटल ऐसे आके ओवरलैप हो रही हैं, बराबर, ऐसे आके ओवरलैप हो रहे हैं, तो दिस इज साइडवेज ओवरलैपिंग। स्टूडेंट्स, दिस इज योर साइडवेज ओवरलैपिंग। अगर वो दोनों ऑर्बिटल ऐसे आके ओवरलैप हो रही हैं, ऐसे, बराबर, तो दिस इज योर लेटरल ओवरलैप। अंडरस्टूड? दिस इज योर लेटरल ओवरलैप, बराबर। साइडवेज ओवरलैपिंग, इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, यहां से जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम नाम देते हैं सिग्मा बॉन्ड, उस बॉन्ड को हम नाम देते हैं सिग्मा बॉन्ड। एंड लेटरल ओवरलैप जो है, बराबर, लेटरल ओवरलैप जो है उससे जो बॉन्ड बनेगा उसको हम नाम देते हैं पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। क्लियर हुआ आपको बात? ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा? जब ऑर्बिटल ना साइडवेज ओवरलैप करेंगे। देखना आप ऐसे ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं, तो उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कि ये सिग्मा बॉन्ड है, बराबर। या फिर आप बोल दो कि व्हेन ओवरलैपिंग अकर्स अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, बराबर, ठीक है। तो ये दो बातें आप याद रखेंगे कि यहां से एक बॉन्ड सिग्मा बन रहा है और एक बॉन्ड पाई बॉन्ड बन रहा है। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये दो नए नाम आ गए आपके पास। व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड? द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय, bond which is formed by sideways overlapping. What is pi bond? The bond which is formed by lateral overlap. क्लियर हुआ आपको ये बात? बराबर, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए कई सारे टाइप के ओवरलैप होते हैं। सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए हमें तो बेसिकली तीन ही टाइप के ओवरलैप देखने, एस एस ओवरलैप, एस पी ओवरलैप एंड पी पी ओवरलैप। सिग्मा बॉन्ड में ना स्टूडेंट्स हमारे पास तीन टाइप की ओवरलैप देखनी है मुझे, मैं यहाँ पे वो भी डिस्क्राइब कर देता हूँ। एक को हम बोलते हैं एस एस ओवरलैप, एक को हम लोग बोलते हैं एस पी ओवरलैप, और एक को हम लोग बोलते हैं पी पी ओवरलैप। एस एस ओवरलैप, एस पी ओवरलैप एंड पी पी ओवरलैप, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्डिंग में मुझे ये तीन टाइप की ओवरलैपिंग बोलनी है। आया समझ में? क्लियर? नाउ, तो नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ द वेज दीज ऑर्बिटल ओवरलैप। उसमें कौन सी ओवरलैपिंग से स्टार्ट हो रहे हैं हम लोग? साइडवेज। साइडवेज ओवरलैपिंग में कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। तो मैं यहाँ पे ऐसे बोलूंगा कि अब मैं जो बता रहा हूँ वो मैं सिग्मा बॉन्ड के बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड? द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन टू एटम्स, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन टू एटम, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन, bond formed between two atom by, बोलो कौन से टाइप का ओवरलैपिंग करना है? कौन से टाइप की ओवरलैपिंग होनी चाहिए? बोलो बोलो, साइडवेज ओवरलैपिंग, साइडवेज ओवरलैपिंग। between two atom by sideways overlapping, sorry, overlapping नहीं, between two atom by sideways overlapping, sideways overlapping, बराबर। या फिर अगर आपको चाहिए, if you want, तो instead of writing sideways overlapping you can write atomic orbital, atomic orbital along the internuclear axis, बराबर, by along the internuclear axis। आप ये वर्ड भी यूज कर सकते हो अगर आपको ओवरलैपिंग वर्ड वहां पे नहीं यूज करना है, मतलब साइडवेज ओवरलैप नहीं यूज करना है। बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, या फिर आप ऐसे बोल दो व्हेन ओवरलैपिंग, bond formed between two atom when overlapping occurs along the internuclear axis।
occurs when overlapping occurs along the internuclear axis. बराबर. अब ऐसे टाइप के कितने ओवरलैप है मेरे पास? 3 ओवरलैप है. कौन से एस एस ओवरलैप, एस पी ओवरलैप. तो हियर आई एम स्टार्टिंग विथ एस एस ओवरलैप. नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि इट इन्वॉल्व 2s ऑर्बिटल्स. इट इन्वॉल्व 2s ऑर्बिटल. बराबर. जैसे मान लो दिस इज योर s ऑर्बिटल नंबर 1, ये उसका न्यूक्लियस. बराबर. या फिर न्यूक्लियस वगैरह ऐसा कुछ आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो अंडरस्टूड है वहां पे. मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ. बराबर. कि ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए एस ऑर्बिटल के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. दिस इज 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम. अज्यूम कर लो दिस इज 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम. बराबर. देयर इज वन मोर 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम. ठीक है. ये एक s ऑर्बिटल हो गया मेरे पास. ऐसा ही मेरे पास मान लो ये एक और s ऑर्बिटल है. बराबर. जिसमें ये s ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट एक जैसा ही सारे डायरेक्शन में घूम रहा है. ठीक है. तो ये दोनों ऑर्बिटल आपस में क्या हो रहे हैं? कंबाइन हो रहे हैं. ये दोनों ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होके ओवरलैप हो रहे हैं. आई मीन टू से. बराबर. ऐसे इतना पार्ट जो है ना वो इन दोनों ऑर्बिटल का क्या हो गया? ओवरलैप हो गया. मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे आ गए. दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन क्या हुए? ज्यादा से ज्यादा एक तरफ बीच में आ गए. इसी को मैं बोलूंगा कि दिस इज एस एस ओवरलैप या एस एस ओवरलैपिंग along SS overlapping along the internuclear axis. This is SS overlapping along the internuclear axis. अब इसी को मैं आपको एक एग्जांपल में समझाता हूं तो आप ज्यादा क्लियर होंगे. 2 हाइड्रोजन एटम में ले रहा हूं. हाइड्रोजन एटम नंबर 1, हाइड्रोजन एटम नंबर 2. दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है. मैं इसको बोल रहा हूं कि दिस इज 1s1 ऑर्बिटल. बराबर. This is another 1s1 orbital. Now these two orbital gets combined. बराबर. और ये दोनों मिलके एक ऑर्बिटल बना दे रहे हैं. ऐसे सोचो आप. बराबर. ओवरलैप होके एक ऑर्बिटल बना दे रहे हैं. ठीक है. ऐसा. या फिर आपको शेयरिंग दिखाना है तो आप शेयरिंग दिखा दो कि ये देखो ऐसे. बराबर. This is 1s1 of one hydrogen atom. This is 1s1 of another hydrogen atom. बराबर. दोनों इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होगा दोनों हाइड्रोजन एटम के वो अपोजिट इन डायरेक्शन होगा. एंड दिस इज योर 1s1 हाइड्रोजन एटम. बराबर. और इनके बीच में हाइड्रोजन एटम इसी ओवरलैपिंग को यहाँ पे ऐसे सिंगल बॉन्ड की हेल्प से दिखाया जाता है. बराबर. और इस बॉन्ड का नाम देते हैं हम लोग सिग्मा बॉन्ड. इस बॉन्ड का नाम होता है सिग्मा बॉन्ड. क्लियर? आया समझ में? तो वीबीटी ने ये समझा है कि ये ओवरलैपिंग करके आपस में क्या कर रहे हैं? बॉन्ड बना रहे. कौन से टाइप की ओवरलैपिंग कर रहे हैं? अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. दैट इज साइड वेज ओवरलैपिंग. सेकेंड टाइप ऑफ ओवरलैप इज sp overlap, where 1s orbital, ये अपना s ऑर्बिटल हो गया इलेक्ट्रॉन लेके. बराबर. दिस इज योर p ऑर्बिटल. p ऑर्बिटल का मैंने जो शेप बताया था थोड़ी देर पहले आपको, p ऑर्बिटल डम्बल शेप. ये डम्बल शेप हो गया. बराबर. तो ये s ऑर्बिटल है. दिस इज और s ऑर्बिटल. बराबर. किसी एटम का ये s ऑर्बिटल होगा, ये उसका p ऑर्बिटल. दोनों हाफ फिल्ड होंगे, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे. बराबर. नाउ दिस s ऑर्बिटल इट कंबाइंस विद p ऑर्बिटल. बराबर. s ऑर्बिटल कंबाइंस विद p ऑर्बिटल. s ऑर्बिटल अपना कुछ पार्ट p ऑर्बिटल के कुछ पार्ट से क्या करेगा? शेयर कर देगा. बराबर. ये वाला पार्ट देखो आप, ये वाला. ठीक है. आपको और थोड़ा अगर बड़ा डायग्राम चाहिए तो आप ऐसे देख लो. दिस इज योर ओवरलैप्ड एरिया. ये आपका ओवरलैप एरिया. ठीक है. आफ्टर ओवरलैपिंग एक पार्ट जो है, बराबर, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी ना ओवरलैपिंग के बाद किस तरफ खींच के आ गई? यहाँ पे आ गई इस तरफ. जो लोब मैं बड़ा दिखा रहा हूं. बराबर. ये बड़ा लोब हो गया और ये छोटा लोब हो गया. पहले दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक जैसा था मान लो. अभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच के किधर आ गया? लेफ्ट की तरफ भाग गया. बराबर. और वो ओवरलैपिंग में यूज हो गया. ऐसे सोचो आप. क्लियर हो रहा है आपको बात? तो ये ओवरलैपिंग को मैं क्या बोलूंगा? दिस इज SP overlapping. This is SP overlapping
along the internuclear axis. इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, अगर अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है मतलब ये s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के जो एटम होंगे उनके बीच कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड, बराबर, कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड। अगर मैं एग्जांपल का बात करूं, जैसे यहां पे मैंने एग्जांपल दिया था आपको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है, यहां पे एग्जांपल हो जाएगा मेरे पास HF मॉलिक्यूल, HF पॉपुलर एग्जांपल है, आपको बुक्स वगैरह में यही एग्जांपल देखने को मिलता है। HF molecule, formation of HF molecule. Now I am explaining formation of HF molecule with the help of VBT. This is HF molecule किसका किसका कॉम्बिनेशन है, हाइड्रोजन का और फ्लोरीन का। हाइड्रोजन its atomic number is 1, means configuration is 1s1, 1s यानी ये 1s का ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन के साथ। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, 9 को कैसे लिखूं मैं, 1s2, 2s2, 2p5। ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट, वैलेंस में भी कौन से, अनपेयर्ड वाले फॉर नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। तो 2s2, 2p5 मेरा वैलेंस हो जाएगा, मैं 2p5 को ज्यादा ध्यान से देख रहा हूं, बराबर। दिस इज ऑर्बिटल नंबर 1, दिस इज ऑर्बिटल नंबर 2, दिस इज ऑर्बिटल नंबर 3। 5 इलेक्ट्रॉन अगर आपको भरने हैं ना, 5 इलेक्ट्रॉन, बराबर, तो उन 5 इलेक्ट्रॉन को भरने का तरीका क्या है वो पहले आप देख लो एक बार। 5 इलेक्ट्रॉन को मैं p ऑर्बिटल में कैसे दे रहा हूं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फिल्ड सिंगली, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन तीनों ऑर्बिटल में। नंबर 1 5 में से, 5 में से, दिस इज 2p5, ये आपका 1s1 है, दिस इज 2p5, 1 2 3, बराबर। बाद में फोर्थ का आप कहां रखोगे, वापस जहां पे एक दिया था ना, अब उसको डबल कर दो, 4 5, आपको दिखा आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये रहा आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन आपस में अपोजिट है, चाहिए तो मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूं, ठीक है, बराबर। अब इसका ये p ऑर्बिटल इसके s ऑर्बिटल से क्या होगा, कंबाइन हो जाएगा। दिस इज s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पे दिस इज p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन, बराबर, इलेक्ट्रॉन्स है उनके पास, और ये इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन होके दिस इज योर s ऑर्बिटल, ये आ गया आपका p ऑर्बिटल, एंड दिस इज योर ओवरलैप्ड एरिया, बराबर। ये हाइड्रोजन के लिए है, ये फ्लोरीन के लिए, बराबर। और वो जो ओवरलैप एरिया है वो क्या बता रहा है, कैसे टाइप की ओवरलैप बता रहा है, sp ओवरलैपिंग अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। sp ओवरलैपिंग अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का मतलब क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड, बराबर, सिग्मा बॉन्ड, यानी आई मीन टू से सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड यानी आई मीन टू से सिग्मा बॉन्ड। तो ये HF मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया, समझा आपको ये बात, क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, PP ओवरलैप। अब आप काफी कुछ समझ गए रहेंगे यहाँ से ओवरलैपिंग के बारे में। अब वो PP ओवरलैप में क्या होगा, 1 p ऑर्बिटल combines with another p orbital along the internuclear axis to form a sigma bond। मतलब अगर मैं ये एक p ऑर्बिटल मान रहा हूं, ठीक है, ये एक दूसरा p ऑर्बिटल मान रहा हूं, ये p ऑर्बिटल का यही शेप होता है, डम्बल शेप होता है। दिस इज 1 p ऑर्बिटल, दिस इज अनदर p ऑर्बिटल। तो नाउ these two p orbital combines together। जो हमारे पास p ऑर्बिटल होती है ना स्टूडेंट्स, उनके नाम भी होते हैं, बराबर। एक को px बोलते हैं, अलोंग द x एक्सिस ऑर्बिटल है, एक को py बोलते हैं अलोंग द y एक्सिस, और एक को pz बोलते हैं, ठीक है। px py pz ऐसे ऑर्बिटल यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, px py pz। सो नाउ दिस इज pp ओवरलैप, ये एक ऑर्बिटल हो गया मेरे पास p ऑर्बिटल, ये एक मेरे पास p ऑर्बिटल हो गया, बराबर। जब मेरे पास 2 p ऑर्बिटल आ जाएंगे, ठीक है, तो मैं क्या समझाऊंगा कि 2 p ऑर्बिटल के लिए कि दोनों p ऑर्बिटल आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, दोनों p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, ये उनके बीच का ओवरलैप पार्ट है, बराबर। और ये जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इलेक्ट्रॉन्स भाग के किस तरफ आ गए, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन भाग के इधर बीचों बीच में आ गए, आप ये समझो। इसलिए ये पार्ट क्या हो गया, छोटा हो गया ना, क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं अब, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, इस तरफ आ गए।
तो इलेक्ट्रॉन एक जगह आ रहे हैं, जमा हो रहे हैं, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन जमा हो रहे हैं, शेयरिंग हो रही है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की। आपको समझा ये बात? तो दिस इज PP ऑर्बिटल, दिस इज PP ऑर्बिटल कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। आपको ऐसे भी रिप्रेजेंटेशन दिखाई देंगे बुक्स वगैरह में, बराबर। ये वो ओवरलैप पार्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है, और ये वो पीछे के दो लोब जिसमें ओवरलैपिंग मिनिमम है। तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करो, ऐसे रिप्रेजेंट करो, काही फर्क पड़त नहीं। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ PP ओवरलैप। पॉपुलर एग्जांपल फ्रॉम PP ओवरलैपिंग इज फ्लोरीन मॉलिक्यूल, F2 मॉलिक्यूल, Cl2 मॉलिक्यूल, Br2 मॉलिक्यूल, I2 मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे फ्लोरीन मॉलिक्यूल में अगर मैं बात करूं तो देयर आर 2 फ्लोरीन एटम्स। जैसे यहाँ पे HF में एक H और एक F था, वैसे यहाँ पे फ्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 9, एटॉमिक नंबर 9। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p5। आउटर में एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है मेरे पास। दिस इज 1, दिस इज 2 3 4 5, बराबर। यहाँ पे भी दिस इज 1 2 3, 1 2 3 4 5। आपको चाहिए तो इलेक्ट्रॉन आप ऐसे भी दिखा दो। दोनों हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, दोनों के इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों की ऑर्बिटल p ऑर्बिटल एक दूसरे से क्या कर रहा है? कंबाइन कर रहा है। ये p ऑर्बिटल, यहाँ पे ये p ऑर्बिटल, बराबर। एंड इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ये वो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है, ऐसा सोचो आप। या फिर इसी को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, ये एरिया, बराबर। या फिर मैं ऐसे लिखूं, दिस इज फ्लोरीन एटम नंबर 1, दिस इज फ्लोरीन एटम 1, और उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं सिग्मा बॉन्ड से, बराबर। ये जो बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे मैंने 3 टाइप से देखा। सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय SS ओवरलैप, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय SP ओवरलैप, एंड सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय PP ओवरलैप। अगर मैं सिग्मा बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करूं तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यानी मैं स्ट्रेंथ वाइज बोल रहा हूं कि ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ अच्छी होती है, रिलेटिवली बातें हो रही है कंपेयर टू दूसरा बॉन्ड जिसका नाम था पाई बॉन्ड। क्योंकि इस बॉन्ड में जो शेयरिंग हो रही है ना, वो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो रही है, इसलिए ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में विल कंटिन्यू विथ पाई बॉन्ड, और मैं आपको डिफरेंसेस बताऊंगा बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड के बीच में। ठीक है, और उसके साथ साथ ही हम VBT का आगे का पार्ट भी चालू करेंगे। ओके, चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।